हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड प्रश्न जानने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा और आयाम की व्याख्या कीजिए। आपको पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा और आयाम के बारे में। तो चलिए हम लोग बिल्कुल इसको आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। वेबसाइट में जो है आपको सभी प्रश्न मिल जाएगा। सबसे पहले जो है आपको इंट्रोडक्शन देना है। समुदायों के बीच राजनीति की उत्पत्ति इस कारण से होती है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की कुछ आवश्यकता होती है जो पूरा करना अनिवार्य होता है। जब मनुष्य इन आवश्यकताएं को पूरा करता है तो इन्हें किसी दूसरे मनुष्य के संपर्क में आना पड़ता है। इसी कारण से समुदाय को स्थापित किया जाता है। सभी समुदाय की एक जैसी इच्छा आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच टकराव दिखाई पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में यह कहा जाता है कि समुदायों के बीच जो है राजनीति की उत्पत्ति इस कारण से होता है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जो है ना एक जैसा आवश्यकता नहीं होता है। कोई जो है चाहता है डॉक्टर बनना, कोई चाहता है इंजीनियर बनना, कोई चाहता है और कुछ बनना। जब सभी लोगों की एक जैसी आवश्यकता नहीं है, सभी की अलग अलग आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उन्हें किसी न किसी व्यक्ति से संपर्क में आना पड़ता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर यदि चावल खरीदना है तो आप दुकान में जाओगे। यदि आपको कोई और चीज़ खरीदना है तो आप किसी और व्यक्ति से संपर्क करोगे। सारा चीज़ खुद तो नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो है इसमें यह कहा गया है कि समाज में जो है सभी की अलग अलग आवश्यकताएं होती है और उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक दूसरे के बीच संपर्क करना पड़ता है। जब एक दूसरे से संपर्क होता है तो संघर्ष होना कोई बड़ी बात नहीं। समाज में जो है सभी की अलग अलग आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से संपर्क में आना पड़ता है। यदि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच संपर्क में आता है तो उनके बीच संघर्ष बढ़ता है, टकराव बढ़ता है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के लिए राजनीति की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि किसी भी राज्य की इच्छा पूरा करने के लिए दूसरे राज्य से संपर्क करना होता है। सभी राज्य की एक जैसी इच्छा नहीं होती है, जिसके कारण एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच टकराव बढ़ती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर राजनीति को समझने का प्रयास करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक राज्य का दूसरे राज्य से संपर्क करना पड़ता है क्योंकि जो इस राज्य में है वो अन्य राज्य में नहीं है। तो ऐसे में इनकी आवश्यकता की पूर्ति तभी हो सकती है जब उस राज्य से संपर्क करें, और उस राज्य का पूर्ति तभी हो सकता है आवश्यकताओं की जब वो राज्य इस राज्य से संपर्क करे। तो जब संपर्क करेगा तो दोनों के बीच टकराव होगी, संघर्ष होगा। और इन संघर्ष को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में जो है कुछ अवधारणाएं दिया गया कि कैसे जो है समाज में जो टकराव होता है, समाज में इस टकराव को कम किया जा सके। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक की अवधारणा। पहला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में कई बदलाव होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु राज्य को ही माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्य के कार्यों पर भी आधारित होती है। प्रत्येक राष्ट्र को अपने हितों की पूर्ति के लिए अपनी सीमा में रहकर पूर्ति करना पड़ता है। इसी प्रकार राज्य में भी अपनी इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति सीमा में रहकर ही करना पड़ता है। यदि सीमा से बाहर होकर राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की आवश्यकता को पूरा करता है तो एक राष्ट्रों का दूसरे राष्ट्रों के बीच संघर्ष बढ़ता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो पहली अवधारणा है उसमें यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बदलाव हुए। मान लो आज से 100 साल पहले की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति था उसमें और अभी में काफ़ी बदलाव हो चुका है। फिर भी इसमें यही कहा गया है कि उस समय और इस समय बहुत अधिक बदलाव हुआ है, लेकिन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य बिंदु राज्य ही बना है। और राज्य कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि समुदाय से समाज बनता है और समाज से राज्य बनता है। तो जब राज्य बनेगा तो एक राज्य दूसरे राज्य के बीच संघर्ष तो होगा। तो उन संघर्ष को कम करने के लिए कुछ नियम एवं कानून को लागू किया गया और यह कहा गया है कि आप इस सीमा तक ही रहकर अपने कार्य को करो।
और ये राज्य भी इस सीमा तक रहकर अपना कार्य को करेगा। जब सभी लोग अपने सीमा में रहकर कार्य को करेगा तो टकराव नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, है ना। इसी प्रकार से जो है, चाहे वह राज्य में हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के बीच हो, अपने सीमा में अगर रहकर कार्य करेगा तो उनके बीच संघर्ष और टकराव नहीं होगा। यदि वह जो है अपने सीमा में रहकर कार्य नहीं करेगा तो टकराव और संघर्ष हमेशा होगा और अवश्य होगा। सेकेंड पॉइंट है शक्ति का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय का दूसरा महत्वपूर्ण कारक शक्ति का अध्ययन माना जाता है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सभी राष्ट्र द्वारा अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक हथियारों को बनाया जाने लगा था ताकि अपनी शक्ति को बढ़ा सके। सभी राष्ट्र अपनी शक्ति को इसलिए बढ़ाता था ताकि कोई भी शक्तिशाली देश दूसरे राष्ट्र पर दबाव ना बना सके। मॉर्गन थाऊ ने भी यही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य केवल शक्ति को बढ़ाना है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है शक्ति का अध्ययन। शक्ति का अध्ययन मीन्स यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे जो महत्वपूर्ण माना गया है वो शक्ति माना गया, क्योंकि जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था या प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय जो है सभी राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र से अधिक शक्ति को बढ़ाने में लगा था। इसलिए लगा था ताकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर कब्जा ना कर सके, उन पर जो है दबाव ना बना सके। मॉर्गन थाऊ जो है एक राजनीतिक विचारक है जिनका भी यही कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य केवल शक्ति को बढ़ाना है। उन्होंने यह कहा है कि चाहे नैतिक रूप से शक्ति को बढ़ाया जाए या अनैतिक रूप से शक्ति को बढ़ाया जाए, लेकिन शक्ति को बढ़ाना अनिवार्य है। शक्ति के बिना किसी भी राष्ट्र में शांति को स्थापित नहीं किया जा सकता है। मॉर्गन थाऊ जो राजनीतिक विचारक हैं उनका यह कहना है या यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य है केवल शक्ति को बढ़ाना है। यदि कोई राष्ट्र शक्ति को नहीं बढ़ाता है तो उन पर कोई भी दबाव बना देता है। इसीलिए इनका यह कहना है कि चाहे आप नैतिक कार्य करके शक्ति को बढ़ाओ या अनैतिक कार्य करके शक्ति को बढ़ाओ, लेकिन किसी भी राष्ट्र के लिए शक्ति का बढ़ाना अनिवार्य है। तभी वह राष्ट्र में जो है शांति स्थापित किया जा सकता है या शांति बनाया रखा जा सकता है। यदि उस राष्ट्र के पास शक्ति नहीं है तो कोई शक्तिशाली राष्ट्र उस राष्ट्र पर दबाव बना सकता है। तीसरा पॉइंट और अंतिम पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। राजनीतिक को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन भी कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक युग में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच संगठन को बनाया जाता था। इसमें वही राष्ट्र संगठन बनाता था जिन दो देशों को एक दूसरे के प्रति लाभ होता था तथा शक्तिशाली राष्ट्र हो। राष्ट्रों के बीच आर्थिक, सामाजिक तथा सैनिक क्षेत्रों में सहायता के लिए एक से अधिक राष्ट्र मिलकर संगठन को बनाया जाता था या निर्माण किया जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्व को बढ़ाने में अहम योगदान निभाया है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत ही आवश्यक है उनका अध्ययन करना। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो है संगठनों का अध्ययन है। चाहे वर्तमान समय की बात करो या आज से 100 वर्ष पहले की बात करो, संगठन बनाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रयोग किया जाता था और जाता है, क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संगठन तभी बनाता है जब एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से कुछ लाभ हो। यदि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है तो वह राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र से किसी भी प्रकार का संगठन नहीं बनाता है ना। तो किसी भी राष्ट्र एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संगठन तभी बनाएगा जब उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में किसी न किसी प्रकार का लाभ होता है ना। जिन राष्ट्र से उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है उन राष्ट्रीय संगठन नहीं बनाया जाता है। वर्तमान समय की बात करो या इससे पहले की बात करो, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए, किसी भी प्रकार की मुद्दा को निपटाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई ऐसे राष्ट्र था जिन लोगों की समस्या को समाधान किया और उन राष्ट्रों के बीच जो संघर्ष था उन संघर्ष को भी समाप्त किया। इसके बाद कई संगठन बनने लगे, जैसे सीटो, सेंटो, नाटो जैसे कई संगठन बना और उसमें शामिल सभी राष्ट्रों का केवल एक ही उद्देश्य था, यदि कोई राष्ट्र उनमें से किसी राष्ट्र पर आक्रमण करे तो सभी राष्ट्र जो उस संगठन में शामिल है
अपने ऊपर हमला मानेगा और सभी लोग मिलकर जो है उस राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध करेगा। तो इसके लिए जो है सभी संगठन को बनाया जाता था, जिनका अपना एक उद्देश्य होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि केवल आप इस प्रश्न का PDF नोट्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा।